हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। इसका लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका लास्ट पार्ट है ये, पार्ट नंबर 4। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक है स्टैटिक चार्जेस इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में स्टैटिक चार्जेस अवेलेबल होते हैं, उन स्टैटिक चार्जेस के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं एंड आज हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट जरूर करके बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। यू ऑल आर फेमिलियर विद लाइटनिंग एंड थंडर। बिजली जो कड़कती है, जो लाइट चमकती है, उससे आप सभी वाकिफ़ हैं अच्छे से, सबको पता है ये चीज़ क्या है। मैनी अ टाइम, बहुत बार हमने, वी ऑल्सो रीड इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स में भी हमने पढ़ा है अबाउट लाइटनिंग स्ट्राइकिंग सम प्लेस, कि किसी जगह पर बिजली गिर गई है एंड कॉजिंग डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ट्रीज, क्रॉप्स एंड इवन ह्यूमन लाइफ। और बिजली गिरने से बिल्डिंग्स, ट्रीज, क्रॉप और ह्यूमन लाइफ का भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइटनिंग की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से बिजली क्यों कड़कती है? जब थंडरस्टॉर्म चलता है, तूफान आता है, तो उस समय बिजली क्यों कड़कती है? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिलीव्ड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप इन द क्लाउड्स बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। ये माना जाता है कि थंडरस्टॉर्म से पहले, यानी कि तूफान आने से पहले, क्लाउड्स में बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है व्हेन अ मासिव इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। अब तूफान आने से पहले बहुत सारा चार्ज जो हो गया वो आपका क्लाउड्स में इकट्ठा हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया। तो अब ये जो चार्ज होता है, मान लो एक इतना सारा ये चार्जेस हैं, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपका इस क्लाउड से होकर दूसरे क्लाउड में चला गया, ऐसे चला जाता है, और फ्रॉम अ क्लाउड टू द अर्थ। और मान लीजिए कि क्लाउड टू क्लाउड चेंज हो गया, या क्लाउड से अर्थ में आ गया, या आपकी अर्थ है तो अर्थ पर आ गया। अ स्पेक्टिकुलर ब्लूइश वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द क्लाउड्स। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पर, क्लाउड जब ये ट्रांसफर होता है ना, तब ये क्लाउड्स में आपका क्या होता है, स्पेक्टिकुलर ब्लूइश वाइट लाइट आपको देखने को मिलती है, जो जिसे हम बिजली बोलते हैं। ठीक, क्या होता है कि तूफान जब आता है उससे पहले क्लाउड्स में बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट आपका प्रोड्यूस हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, और जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपका वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड जाता है या क्लाउड से अर्थ पर आता है, तो एक बहुत ज़्यादा ब्लूइश वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है क्लाउड्स में, उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। थंडर क्लाउड्स कैरी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ सेपरेट आउटिंग क्लाउड्स। जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, थंडर क्लाउड्स यानी कि जिनमें तूफान होता है, वो वाले जो बादल होते हैं उनमें स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो क्लाउड्स में क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं क्लाउड्स में। ठीक, जनरली अपर पोर्शन ऑफ अ क्लाउड इज चार्ज पॉजिटिवली एंड लोअर पोर्शन निगेटिवली। जनरली क्लाउड का जो अपर पोर्शन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर बिटवीन दीज चार्जेस। एयर जो है इन चार्जेस के बीच में इंसुलेटर की तरह काम करती है। हाउएवर व्हेन क्लाउड्स विद अनलाइक चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू फ्लोइंग विंड्स। क्या, लेकिन क्या होता है जब क्लाउड्स जिनमें अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, अनलाइक चार्जेस पता है ना, जो सेम नहीं होते, वो चार्जेस जब एक दूसरे के पास आते हैं, कैसे पास आते हैं, क्योंकि विंड फ्लो कर रही है तो वो चार्जेस पास पास आते हैं। तो insulation of air is penetrated and there is heavy electric discharge between two clouds or between a cloud and earth। क्या, जब अनलाइक चार्जेस पास पास आए, ठीक है, वो क्लाउड्स पास पास आए जिनमें अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे के पास आए, किस वजह से आते हैं, विंड के फ्लो करने की वजह से आते हैं। तो एयर का जो इंसुलेशन होता है वो पेनिट्रेट हो जाता है, यानी कि अटक जाता है, एंड देयर इज़ अ हैवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और उन दोनों क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बहुत तेज़ वाला, बहुत हैवी वाला। इस डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और वाइब्रेशन होती है एयर में। एयर में क्या होता है, एक्सपेंशन, एयर फैल जाती है और वाइब्रेशन होने लगता है, जो हमें एक थंडरिंग साउंड की तरह सुनाई देती है। ठीक, अब ये इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। क्लाउड है, ठीक है, और ये दूसरा क्लाउड है। अपर पोर्शन अभी बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे वाले में, लोअर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, यहाँ भी ऐसी है और ये भी है। अब क्या होता है, ये सेंटर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का, क्लाउड टू क्लाउड जा रही है। ठीक, क्लाउड टू क्लाउड ये पास पास आ गए ना, क्लाउड के अंदर हो गई, क्या बिजली है ये सब। तो क्या होता है, आपके जो थंडर क्लाउड्स हैं जिनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं,
तो ये अनलाइक चार्जेस जो हैं, जो सेम नहीं हैं, वो पास पास आए, अनलाइक चार्जेस आपके पास पास आए, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये इनके बीच में डिस्चार्ज होता है, या तो क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज होता है या क्लाउड से ग्राउंड पर जाता है। इसकी वजह से जो एयर होती है ना, इस बीच में जो एयर प्रेजेंट रहती है उसमें एक्सपेंशन होता है और बहुत हैवी वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन जो है हमें किसकी तरह सुनाई देती है, एक साउंड की तरह सुनाई देती है। सो द लाइट प्रोड्यूस्ड इज सीन एज लाइटनिंग, और जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमें बिजली की तरह दिखाई देती है। दो बोथ लाइटनिंग एंड थंडर साउंड अकर एट द सेम टाइम। अब लाइटनिंग की और थंडर की जो साउंड होती है, ठीक है, बिजली जो कड़क रही है और तूफान की जो आवाज़ होती है वो एक टाइम पर ही होती है। वी सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड हियर द साउंड आफ्टर सम टाइम। दोनों चीज़ एक साथ होती हैं, तो सबसे पहले हमें बिजली दिखती है और उसकी आवाज़ कुछ देर बाद आती है, क्योंकि स्पीड जो होती है लाइट की वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया है स्टैटिक चार्जेस का। लाइटनिंग कंडक्टर, अब ये क्या चीज़ है? वी नो दैट लाइटनिंग कैन कॉज अ कंसिडरेबल डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड अदर हाई राइज स्ट्रक्चर्स। हमें पता है लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो सकता है किसी भी बिल्डिंग को या फिर कोई भी हाई राइज स्ट्रक्चर है। हाई राइज स्ट्रक्चर में कोई ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ स्ट्रक्चर है तो उन्हें नुकसान हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज बिल्डिंग्स और टावर्स एट्सेट्रा, इन बिल्डिंग्स को, इन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए? पोटेंशियल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी थंडर स्टॉर्म से कोई नुकसान ना हो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर इज़ यूज, एक लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि बिजली का गिरना जो होता है, जो जिससे नुकसान होगा बिल्डिंग को, वो कम हो जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज़ है? इट इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस, सिंपल सा डिवाइस होता है। द आइडिया टू यूज़ लाइटनिंग कंडक्टर वॉज मूटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका जो आइडिया था कि लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किया जाना चाहिए, किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे ये। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ लॉन्ग मेटल रॉड ऑफ आयरन और कॉपर। लाइटनिंग कंडक्टर में क्या होता है? एक लॉन्ग मेटल की रॉड होती है, आयरन की होगी वो रॉड या फिर आपके कॉपर की होगी, ठीक। इट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट बरीड इन द ग्राउंड थ्रू अ थिक कॉपर स्ट्रिप। क्या? ये जो लॉन्ग मेटल रोड होती है इसे कनेक्ट किया जाता है एक मेटल प्लेट से, और वो मेटल प्लेट आपकी ग्राउंड में बरीड कर दी जाती है, दबा दी जाती है एक थिक कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, ठीक। देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग मेटल की रॉड है, ये बरीड कर दी गई है ज़मीन में एक थिक कॉपर की स्ट्रिप के थ्रू, इसे दबा दिया गया है। यहाँ पर जो अपर एंड होता है रॉड का, उस पर पॉइंटेड स्पाइक्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये अपर एंड जो है यहाँ पर पॉइंटेड स्पाइक्स है, यानी कि कांटे से होते हैं। व्हेन थंडर क्लाउड्स पास ओवर अ बिल्डिंग, अब मान लीजिए इस बिल्डिंग के पास से थंडर क्लाउड जा रहा है, थंडर क्लाउड है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रखे हैं। वेयर अ लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड, उस बिल्डिंग के पास से वो थंडर क्लाउड जा रहा है जहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर को फिक्स किया गया है। एन अपोजिट चार्ज टू द वन ऑन क्लाउड्स इज प्रोड्यूस इन दी स्पाइक्स ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से क्या होता है? स्पाइक्स में अपोजिट चार्ज बनता है, जैसे ये नीचे नेगेटिव है तो यहाँ पर स्पाइक्स में आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक। अपोजिट चार्ज बन गया इंडक्शन की वजह से। नाउ दीज अपोजिट चार्जेस, यानी कि जब अपोजिट चार्जेस हो गए, यानी कि अनलाइक चार्जेस हो गए, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दस चार्ज ऑफ द क्लाउड पासिस थ्रू द मेटल स्पाइक्स इनटू द ग्राउंड एंड द बिल्डिंग और टावर इज सेव्ड फ्रॉम द डैमेज। और ये जो चार्ज होता है क्लाउड का, वो मेटल स्पाइक्स के थ्रू अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो चार्ज होता है ना, ये क्या करता है? इसके स्पाइक्स के थ्रू इस रॉड में जाता है, ठीक है, ग्राउंड में चला गया, और बिल्डिंग और टावर जो होता है वो डैमेज से बच जाता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो गया वो इसके थ्रू, इस रॉड के थ्रू चला जाता है, पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं जाएगा, इस रॉड के थ्रू यहाँ पर पास हो जाता है, और आपकी क्या जो बिल्डिंग है, जो टावर है, वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब लाइटनिंग के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लाइटनिंग कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इट कैन डैमेज बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड कैन इवन बी फैटल फॉर ह्यूमंस। लाइटनिंग की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, तो इसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि फ्लो होता है, तो इससे बिल्डिंग्स, ट्रीज और ह्यूमंस का, सबका बहुत भारी नुकसान होता है, घातक होती है। फैटल मीन्स घातक होती है सभी चीज़, लोगों के लिए भी और बिल्डिंग्स, ट्रीज, एनिमल्स, सभी के लिए। इट कैन कॉज फायर्स एंड मेल्ट मेटल्स, ये बिजली इतनी तेज़ होती है कि इसकी वजह से आग भी लग सकती है और मेटल्स पिघल भी सकते हैं। वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू सेव गार्ड अवर सेल्स ड्यूरिंग लाइटनिंग।
वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हमें लाइटनिंग के दौरान अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग डू नॉट रिमेन इन ओपन, टेक शेल्टर इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर बिजली कड़क रही है तो आपको खुले में नहीं रहना चाहिए, आपको एक किसी बिल्डिंग के अंदर आश्रय ले लेना चाहिए, किसी बिल्डिंग के अंदर रहना चाहिए। एज लाइटनिंग इज मोर लाइकली टू स्ट्राइक हायर ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री। और लाइटनिंग जो होती है ना वो ज़्यादातर हायर ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक करती है, क्योंकि हायर ऑब्जेक्ट्स उसकी पहुंच में होते हैं, तो इसलिए आपको पेड़ के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन हाई ग्राउंड, ऊंचे पर नहीं खड़े हो। स्क्वेट डाउन ऑन लो ग्राउंड्स, नीचे की ज़मीन पर आपको बैठ जाना चाहिए, स्क्वेट डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचे पर जल्दी बिजली पड़ेगी, इसीलिए आपको नीचे बैठ जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको बिजली जब कड़कती है उस दौरान लेने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं आपको यहाँ पर ये पढ़ना है। देखिए, वी नो दैट हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमें पता है हीट जो है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। सिमिलरली वाटर जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर फ्लो करता है। ऐसे ही आगे हम देखेंगे। आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं पता है तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पिन करके दूंगी कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स क्या होते हैं। सिमिलर इज द केस विथ चार्जेस। चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होता है। वी हैव स्टडीड दैट, हमने ये भी पढ़ा है, व्हेन टू बॉडीज आर रब, जब आप दो बॉडीज़ को रब करते हो, दे गेट चार्ज, वो चार्ज हो जाती हैं। व्हेन वन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज विच हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी वाली पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सी पर? जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कब आता है? डेफिशिएंसी पे। किसकी डेफिशिएंसी? इलेक्ट्रॉन्स की। और नेगेटिव कब आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाउएवर द चार्जेस आर स्टैटिक ऑन द बॉडीज़, लेकिन चार्जेस जो बॉडीज़ पर होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मीन्स दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं। एज डिस्कस्ड अबव फॉर हीट एंड वाटर, जैसा अभी हमने हीट एंड वाटर के लिए पढ़ा, चार्जेस ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स टू फ्लो। जैसे हीट और वाटर को फ्लो करने के लिए अलग अलग लेवल चाहिए, सेम लेवल में फ्लो नहीं कर सकते, ऐसे ही चार्जेस को भी फ्लो करने के लिए डिफरेंट लेवल की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ चार्जेस दिस डिफरेंस इन लेवल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल में फ्लो करने के लिए जो लेवल का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी में फ्लो करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। क्या पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी में जाएगा, और वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा, मीन्स नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका लोअर पोटेंशियल बॉडी से हायर पोटेंशियल वाली बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक, इन द फिगर शोन बिलो, ये जो आपको नीचे फिगर दिखाई हुई है, टू चार्ज मेटेलिक बॉडीज इंस्टॉल्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। ये इंसुलेटेड स्टैंड्स हैं, तो दो चार्ज्ड बॉडीज़ को, मेटेलिक बॉडीज़ हैं, उन्हें क्या कर दिया गया? स्टैंड कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया इस चीज़ पर। किस पर? स्टैंड पर। बॉडी ए, ये वाली जो बॉडी है, इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड इज एट अ हायर पोटेंशियल। जो ए है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसका हायर पोटेंशियल है। बॉडी बी का नेगेटिव चार्ज है और इसका लोअर पोटेंशियल हो गया। कनेक्ट दीज बॉडीज़ विद अ मेटल वायर, एक मेटल वायर लेकर इन बॉडीज़ को आपको कनेक्ट करना है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेक प्लेस बिटवीन टू बॉडीज़ एंड कंटिन्यूज टिल द टू बॉडीज़ अटेन द सेम पोटेंशियल। अब वायर से कनेक्ट कर दिए तो दोनों में क्या होगा? करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। ठीक, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों में सेम चार्जेस, सेम पोटेंशियल नहीं बन जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अब एक कंडक्टर, यानी कि आपने ये वायर जो लिया, ये आपका कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर की तरह जो वायर काम कर रहा है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रिक करंट बन गया आपका। करंट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़। अब आपसे पूछे करंट फ्लो क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो बॉडीज़ जो है उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, एक का हाई होगा पोटेंशियल, एक का लो पोटेंशियल होगा, इसीलिए आपका करंट फ्लो करता है।
इन इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, जो बिजली होती है, बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर्ड एट हायर पोटेंशियल, जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर हायर पोटेंशियल होगा, और बॉडी जिसका नेगेटिव चार्ज है उससे हम लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया इस बॉडी का, और जिस इस पे नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल वाली बॉडी हो गई। वी स्टडीड अर्लियर दैट पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस एंड आर नॉट फ्री टू मूव। हमने पहले ये पढ़ा था कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पढ़ा था ना, न्यूक्लियस में आपका क्या क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो साइड में रिवॉल्व करते हैं ना, तो प्रोटॉन तो अंदर हो गए पॉजिटिव चार्ज वाले, न्यूक्लियस में हो गए, और वो मूव नहीं कर सकते। इट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट आर कैपेबल ऑफ मूविंग। ये न्यूक्लियस होता है, इसके साइड में जो ऑर्बिट होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव होता है, ये मूव कर पाते हैं। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट, और मोर साइंटिफिकली द इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है वो किस वजह से बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है। इन द फिगर डिस्कस्ड बिलो, ये जो फिगर दिखाई हुई है, करंट मूव कर रहा है बॉडी ए से बॉडी बी में, क्योंकि हायर से लोअर पोटेंशियल में जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बॉडी बी, क्योंकि लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके बॉडी बी से बॉडी ए में जाएंगे, क्योंकि बॉडी बी में नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अबंडेंस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा यहाँ पर हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वहाँ से कम वाले में जाएगा, है ना। सो वी सी दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी बी। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो तो बॉडी बी से बॉडी ए में जाएगा, और कन्वेंशनल करंट जो होगा वो ए से बी में जाएगा। कन्वेंशनल करंट कौन सा हो गया, जो आपने किसी कंडक्टर के थ्रू पहुंचाया। ठीक, कन्वेंशनल करंट आपका ए से बी में जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो बी से ए में जाएगा, क्योंकि बी वाला आपका नेगेटिव वाला है। इसीलिए आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बैटरी कंस्ट्रक्शन। बैटरी कैसे बनती है, यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग का अलग अलग तरीके होते हैं, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है, तो इसी तरीके से बैटरी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन जनरल लैंग्वेज, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, बैटरी मीन्स एन एरे और कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बैटरी का मीनिंग होता है एन एरे, यानी कि एक अरेंजमेंट होता है या कलेक्शन होता है सेम ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल लैंग्वेज की बात हो गई, जो हमारी आम भाषा होती है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रिकल सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर। क्या बैटरी कलेक्शन होता है, यानी कि ग्रुप होता है किस चीज़ का, सेम इलेक्ट्रिकल सेल्स का ग्रुप होता है, जिन्हें इकट्ठा करके पूरा एक सिस्टम बना दिया जाता है, उसी वाले सिस्टम को हम बैटरी बोल देते हैं। An electric battery is constructed by grouping electrical cells together in various ways, namely series, parallel and mixed connection. एक इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रिक सेल्स को, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं, और तब हमारा एक बैटरी तैयार होती है। 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम उन सेल्स को अरेंज कर सकते हैं, सीरीज़ में, पैरेलल और मिक्स्ड कनेक्शन। मिक्स्ड में आपका सीरीज और पैरेलल दोनों तरह से कनेक्शंस करते हैं। बैटरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेल्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, पैरेलल और इन मिक्स्ड मैनर। ईच टाइप ऑफ कनेक्शन हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़ एंड डिसएडवांटेजेस। बैटरी बनाने के लिए हम सेल्स को इनमें से किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में कर लो, पैरेलल में कर लो, या मिक्स्ड तरीके से कर लो। हर एक कनेक्शन के अपने खुद की स्पेशलिटीज़ हैं, खुद के फ़ायदे हैं और खुद के ही डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे बोलते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ऐसे ही हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हियर वी विल स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी बाय सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आपको इस लेक्चर में, इस क्लास में सिर्फ अभी सीरीज़ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है, पैरेलल एंड मिक्स्ड आपको फर्दर क्लासेस में देखने को मिलेंगी। सीरीज़ ग्रुपिंग में क्या है, इन कंस्ट्रक्टिंग अ बैटरी बाय सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अगर आपको एक बैटरी कंस्ट्रक्ट करनी है और आपसे बोल दे सीरीज़ ग्रुपिंग में करनी है, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ टू फॉर्म अ बैटरी। सीरीज़ में इस तरीके से लगाई जाती है, देखो सीरीज़ में तो इस तरीके से लगाई जाएगी, 1 सेल 2 3 4 5 इस तरीके से, ये हो गया आपका सीरीज़। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो सीरीज़ में क्या करते हैं, बैटरी बनाने के लिए सीरीज़ में लगाया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एक्सेप्ट फॉर द 2 एंड सेल्स। क्या, जैसे आपको यहाँ पर ये सीरीज़ कनेक्शन दिखाया हुआ है, एक सेल ये हो गया, एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा जाता है,
यानी कि अपोजिट चार्जेस ही तो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो तो भाग जाएंगे, अब मतलब अवे हो जाएंगे एक दूसरे से। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से लगाया जाता है। द टू एंड टर्मिनल्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट एक्ट एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एज शोन बिलो। अब ये दो खुले एंड बच गए, है ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह काम करते हैं, यानी कि इधर नेगेटिव हो गया, इधर हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। इन दी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तो जो करते हैं, द टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जितना भी पोटेंशियल जाता है वो क्या होता है? इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ ईच सेल। सॉरी, इस पूरे सेल का आपको क्या निकालना है? इस पूरी बैटरी का आपको ईएमएफ निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? हर एक सेल का, इंडिविजुअल का, जैसे ये एक सेल हो गया, ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, 1 2 3 4 5, इन सबके एक एक के क्या निकाल देंगे आप? ईएमएफ को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ 10 1.5 वोल्ट सेल्स इन सीरीज टू फॉर्म अ बैटरी। अब आपने क्या किया, एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, कनेक्ट करना है, एक 10 है और 1.5 वोल्ट के सेल्स हैं, उन्हें सीरीज़ में लगाना और बैटरी बनानी है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? 10 इंटू 1.5, यानी कि 10 सेल्स लगाने हैं और एक सेल की वोल्टेज कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, उन्हें सीरीज़ में लगाना है। तो 10 की 1.5 में कर देंगे तो 15 वोल्ट की ईएमएफ उसमें टोटल बैटरी का हो जाएगा। If E1, E2, E3, En are the EMFs of each cells used to construct the battery, then the EMF of the battery can be calculated as। अब E1, E2, E3 क्या है? यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे कर करके आपके पास मान लो n सेल्स हैं, ठीक। उनका टोटल उस पूरी बैटरी का आपको ईएमएफ बताना है, यानी कि कैपिटल ई बताना है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 E3, जितने भी आपके सेल्स हैं सारे, उनको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द बैटरी। अब इनके अंदर ना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, इन सेल्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनका खुद का। ये रेजिस्टेंस क्या करता है? इन्हें मतलब कुछ अपना प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तब उस पूरी बैटरी का अगर आपको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? जैसे हमने इंडिविजुअल का क्या लिया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया था, ऐसे हम इंडिविजुअल का क्या ले लेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेंगे। जैसे R1 R2 R3 Rn तक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो गए हर एक सेल के, जिसका हमने यूज़ करके बैटरी बनाई। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक ले गए। दिस टाइप ऑफ बैटरी कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। सीरीज वाला जो बैटरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। एंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑल द सेल, these types of battery provides strong current for the loads having very high resistance as compared to the internal resistance of the battery। अब क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी? बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल। तो ये टाइप की जो बैटरीज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग करंट प्रोवाइड करती हैं। किन के लिए प्रोवाइड करती हैं? उन लोड्स के लिए जिसमें हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन लोड्स को स्ट्रॉन्ग करंट प्रोवाइड करती है जिनमें हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बैटरी का वो क्या हो गया? उसके कंपैरिजन में बोल रहा है। जो सीरीज़ वाली बैटरी होती है जिसमें सीरीज़ में कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग करंट देता है। वो क्या देता है? स्ट्रॉन्ग करंट देता है। ये हो गया आपका बैटरी कंस्ट्रक्शन का। अब हम पढ़ते हैं डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत खतरा होता है ना, देखते हो ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, हीटर चलाकर सो गए सर्दियों में और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ हजार्ड्स। बहुत सारे खतरे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, साइकोलॉजिकल डैमेज, फिजिकल बर्न्स, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन रिजल्टिंग इन डेथ। इन सब खतरों से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड और हार्नेस्ड कैन रिजल्ट इन सीरियस डेंजर टू दोज हु यूज इट। क्या? किसी भी तरह की एनर्जी जब आप उसे प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उसे हार्नेस नहीं कर रहे हो, यूज़ नहीं कर रहे हो सही तरीके से, तो उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, सीरियस दिक्कत हो जाती है जो उसे यूज़ करते हैं। द रिस्क्स इनहेरेंट विद इलेक्ट्रिक पावर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो रिस्क होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी से वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इन्हीं खतरों की वजह से ये बोलते हैं कि जब आप रूम में
हीटर चलाकर सो रहे हैं तो बिल्कुल एकदम लॉक नहीं होना चाहिए रूम, थोड़ा हीट पास करने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। द डायरेक्ट डेंजर क्या होता है इसमें, अब डैमेज दैट द पावर इटसेल्फ कैन डू टू द ह्यूमन बॉडी सच एज स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग और रेगुलर हार्ट बीट्स और बर्न्स। क्या जो डायरेक्ट डेंजर होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है दैट द पावर इटसेल्फ कैन डू टू द ह्यूमन बॉडी। डायरेक्ट खतरा क्या चीज़ होती है, वो डैमेज हो गया, वो नुकसान हो गया जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद ह्यूमन बॉडी को पहुंचाती है। कैसे, ब्रीथिंग रुक जाती है, सांस रुक जाती है, रेगुलर हार्ट बीट्स रुक जाती हैं, बर्न्स हो जाते हैं। और इनडायरेक्ट डेंजर्स क्या हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, डैमेजेस दैट कैन रिजल्ट टू ह्यूमन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक सच एज अ फॉल एंड एक्सप्लोजन और एन फायर। क्या इनडायरेक्ट डेंजर्स हो गए, जैसे गिर जाना या फट जाना, आग लग जाना, ये सब इनडायरेक्ट खतरे हो गए जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गए जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है जिससे आग लग जाती है या ब्लास्ट हो जाता है, ये सब चीज़ हो गई आपके इनडायरेक्ट डेंजर्स किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी एट एनी वोल्टेज कैन बी डेंजरस एंड शुड ऑलवेज बी अप्रोच विद कॉशन। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी वोल्टेज पर हो, ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकती है और उसे हमेशा कॉशन से अप्रोच करना चाहिए, यानी कि ध्यान से बिजली को यूज़ करना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन अकर अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी with any source of voltage high enough to cause sufficient current flow through the muscles or nerves। इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी ह्यूमन या एनिमल बॉडी को लग सकता है अगर वो किसी हाई सोर्स वाले वोल्टेज के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, और वो हाई सोर्स वाला जो वोल्टेज होगा उसे आपने टच कर दिया या एनिमल बॉडी उससे टच हो गई तो वो मसल्स और नर्व्स में करंट पहुंच जाता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर और भी दिक्कतें आ जाती हैं। मिनिमम करंट अ ह्यूमन कैन फील इज थॉट टू बी अबाउट 1 मिली एम्पियर। मिनिमम करंट जो ह्यूमन क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, फील कर सकता है, वो अबाउट 1 मिली एम्पियर का है। एज लिटिल एज 80 मिली एम्पियर कैन सीज द हार्ट मसल। अगर 80 मिली एम्पियर हो गया तो उससे हार्ट मसल सीज हो सकती है, यानी कि रुक सकती हैं, यानी कि ह्यूमन डेथ हो सकती है। अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। बिजली से बचाव बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हुए आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके होने ज़रूरी हैं। सेफ्टी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड सम ग्राउंड रूल्स नीड टू बी फॉलोड फर्स्ट। सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। The basic guidelines regarding safe handling of electricity documented below will help you while working with electricity। जो बेसिक गाइडलाइंस हैं किसके लिए, सेफ हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सेफ हैंडलिंग के लिए आपको नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो तब ये ऑप्शंस आपको, जो सेफ्टी है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम्स व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी है, ये नहीं कि आपके हाथ गीले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हो और हाथ गीले हैं आपके, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट्स विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से आपको कभी भी ना तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या सर्किट को टच करना चाहिए, ना ही उसे रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स आपका हाथ गीले हैं, आपने किसी भी सर्किट को या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच कर दिया या रिपेयर करने की कोशिश करी तो वाटर और जल्दी क्या कर लेगा, उसे करंट आपकी बॉडी में पहुंचा देगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलवेज यूज़ इंसुलेटेड टूल्स वाइल वर्किंग। इंसुलेटेड टूल्स यूज़ करने जैसे ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इंक्लूड एक्सपोज्ड एनर्जाइज्ड पार्ट्स एंड अनगार्डेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच में बिकम एनर्जाइज्ड अनएक्सपेक्टेडली। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में एनर्जाइज्ड पार्ट्स आते हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और एनर्जी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होता है, और अनगार्डेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जो एनर्जाइज हो जाते हैं अपने आप ही। आपने उन मतलब जिनमें हाई पावर पहुंच जाती है और आपने उन्हें क्या नहीं करवाया, उन्हें चेक नहीं करवाया, इसकी वजह से क्या होता है, शॉक रिस्क हो सकता है। ऑलवेज बी ऑब्जर्वेंट ऑफ सच साइंस एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कोड फॉलोड बाय द कंट्री यू आर इन। हमेशा इन साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं, और आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ का जो भी इलेक्ट्रिकल कोड है, उन्होंने जो भी सेफ्टी रूल्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं उन्हें भी आपको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट इंसुलेटेड रबर ग्लव्स एंड गोगल्स। इंसुलेटेड रबर ग्लव्स और गोगल्स आते हैं, उन्हें हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी आप किसी भी ब्रांच सर्किट पर या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम
कर रहे हैं। नेवर ट्राई रिपेयरिंग एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट को रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज चेक दैट, हमेशा ये कोशिश करो इट इज़ डी एनर्जाइज फर्स्ट बाय यूजिंग अ टेस्टर, टेस्टर को यूज़ करके आपको उसे चेक करना चाहिए कि ये डी एनर्जाइज हो जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा हाई पावर की एनर्जी ना हो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक टेस्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक टेस्टर टचेज अ लाइव और हॉट वायर, जब एक इलेक्ट्रिक टेस्टर एक लाइव या हॉट वायर को टच करता है, बल्ब इनसाइड द टेस्टर लाइट्स अप, तो टेस्टर के अंदर जो बल्ब होता है ना वो लाइट अप हो जाता है, जो हमें ये बताता है दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेस्पेक्टिव वायर, कि इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए आपको टेस्टर से टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, नेवर यूज़ एन एल्यूमिनियम और स्टील लैडर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी रिसेप्टेकल एट हाइट इन योर होम। आपके घर में आप मान लीजिए किसी भी इस पर इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम और स्टील का लैडर नहीं होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल सर्ज विल ग्राउंड यू एंड द होल इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू योर बॉडी। अगर इलेक्ट्रिकल वो एल्यूमिनियम या स्टील लैडर होगा तो अगर करंट पास हुआ तो पूरी बॉडी में आपकी करंट पास हो जाएगा, तो इसलिए आपको बैम्बू, वुडन या फाइबर ग्लास का लैडर यूज़ करना चाहिए। सो गाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। इस बुक का एक एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है विद एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।